हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आया हूं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया है, प्रश्नों को देखा है, समझा है। तो अगर आप पिछले प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप अभी से छोटे-छोटे कदम लेके चलेंगे दोस्तों, तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। द सक्सेस पॉइंट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में ला करके डिस्कशन करता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये जितने भी वीडियो पर डिस्कशन हो चलता है प्यारे दोस्तों, ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, टेट या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन वीडियो है जो कि सिलेक्शन दिला सकती है। तो बिल्कुल भी सुनहरा मौक़ों को पाने के बिल्कुल भी अवसर को बिल्कुल ना गंवाएँ। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? बात समझ रहे हो दोस्तों? प्रश्न है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? विकल्प क्या है? जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। बी विकल्प कह रहा है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी विकल्प क्या कह रहा है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी विकल्प कह रहा है कि शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में जो इल्बर्ट बिल था उसका उद्देश्य क्या था? तो प्रश्नों को पढ़िए, विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर बात किया जाए भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य है दोस्तों कि जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। तो आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? समझ रहे दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए विकल्प है रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, इसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। दूसरा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। सी विकल्प है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, उसका आपको उत्तर देना है। तो विकल्पों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और अक्सर आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और आपके प्रश्न एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर आता हूं, जिससे कि आपका ध्यान मैं केंद्रित कर सकूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्टिव टॉपिक को सिलेक्ट कर सकें और उससे संबंधित किस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर आपका ध्यान बन जाए, ताकि आप सिलेक्शन जल्द से जल्द पा सकें। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, उसको आपको बताना है। विकल्प था रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, इसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठित किया था। भगत सिंह रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था।
तो इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प। वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का क्या हुआ था, विरोध हुआ था। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए विकल्प है, पुर्तगालियों ने 1999 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सी विकल्प है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डी विकल्प है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फटाफट से पहचानिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट से संबंधित वहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है प्यारे दोस्तों वो क्या है, तो वो है पुर्तगालियों ने 1999 में गोवा पर कब्जा किया था। विकल्प क्या है, पुर्तगालियों ने 1949 में गोवा पर कब्जा किया था। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये विकल्प गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हैं। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या होगा, ए विकल्प है दोस्तों की जो सही नहीं पूछ रहा है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए विकल्प है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में किया था। दूसरा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला भाषा में किया था। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये भी सही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह है ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी काल में इटली आयोग का उद्देश्य क्या था। बात समझ में आए दोस्तों, भारत में उपनिवेशी काल में इटली आयोग का उद्देश्य क्या था। ए विकल्प है, आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। भारत में उपनिवेशी काल में व्हीटली आयोग का उद्देश्य क्या था। तो व्हीटली आयोग का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। याद रखिएगा क्या था दोस्तों, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन करके सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1883 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। सी विकल्प है, काउंसिल के गवर्नर जनरल को
विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ करना। डी विकल्प है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति, है ना दोस्तों। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, चार्टर एक्ट 1883 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक था, वो आपको बताना है। विकल्प भी आपके सामने हैं और प्रश्न भी आपके सामने हैं। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 में निम्न प्रावधानों में से जो एक था वो क्या था कि काउंसिल में, माफ कीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। क्या था दोस्तों, ईस्ट इंडिया की कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। चार्टर एक्ट 1883 में जो एक प्रावधान था वो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि वर्ष 1916 में मौलाना आज़ाद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या था कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, जिसकी वजह से 1916 में मौलाना आज़ाद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था, विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो आइए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करते हैं। कूट कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन जो है वो गलत है और कारण सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कथन तो गलत है, ठीक है, कथन क्या है, गलत है, लेकिन कारण सही है। तो आपका कौन से विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प दोस्तों की कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। पहला विकल्प है कि भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तीसरा है विश्व युद्ध के बाद भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों को, समुदायों को तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटानिया के युद्ध में भाग तथा सहयोग, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना तथा किसी भी प्रांत या संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा दोस्तों, कि वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। तो क्रिप्स मिशन का एक जो महत्वपूर्ण पहलू था वो था प्यारे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम लगाएं, यानी कि कौन सी घटना किस घटना के बाद हुई उसका एक सीक्वेंस बनाना है और आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है। तो चौरी चौरा हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा, मार्टिन गुई चेम्सफोर्ड सुधार। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, कूट के आधार पर आपको चयन करना है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो थी मिंटो मार्ले सुधार दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो घटना घटित हुई थी वो मार्टिन गुई चेम्सफोर्ड सुधार था। मार्टिन गुई चेम्सफोर्ड सुधार के बाद चौरी चौरा हिंसा थी। चौरी चौरा हिंसा के बाद दांडी यात्रा थी दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो 2, 4, 1, 4 होना चाहिए दोस्तों। बात समझ आ रही है, यानी कि विकल्प कौन सा होना चाहिए, 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 कौन से विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प में दे रहा है दोस्तों।
2 4 1 3 आपका कोड मैच कर रहा है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। पदाधिकारियों यानी वायसराय का क्रम बताना है कि कौन से किस क्रम में आए हैं। तो है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 के बीच में था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में था। और लॉर्ड इरविन जो था 1926 से 1931 के बीच में था। तो सबसे पहले कौन आए थे? लॉर्ड कर्जन आए थे दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के बाद आने वाले थे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग के बाद कौन वायसराय आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आए थे लॉर्ड इरविन। तो ये कौन सा कूट है? तो कूट दे रहा है दोस्तों 1 3 2 4। अब 1 3 2 4 कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ए विकल्प मैच कर रहा है दोस्तों। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न किया था, तो ये बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कमेंट में बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन आपका 2 और 3 सही है, जो कि सी विकल्प में दे रहा है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए तथा ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन को क्रम अनुसार बनाइए। पहला झांसी, संबलपुर, सतारा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सतारा को 1848 में मिलाया गया था, संबलपुर को 1849 में और झांसी को 1854 में। तो सबसे पहले जो आया प्यारे दोस्तों वो सतारा था। सतारे के बाद संबलपुर, संबलपुर के बाद झांसी। तो यानी 3 2 1 3 2 1 कौन से विकल्प में दे रहा है? तो सी विकल्प पे प्यारे दोस्तों। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। और 1885 से 46 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कौन सा सही सुमेलित है? आपको इसका उत्तर देना है। 2 और 4, 3 और 4, 1 और 2 या फिर 2 और 3। आइए देखते हैं दोस्तों। तो 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो ये गलत है। बस समझ आ रही दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है 1790 से 92 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सही है। 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, तो ये भी सही है। 1845 में और 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा सही है, जो कि डी विकल्प में दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये भी गलत हो जाएगा। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल सही है। केवल तीसरा सही है, तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो ये गलत हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है, तो केवल पहला आपके ए विकल्प में दे रहा है दोस्तों, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, बिल्कुल सही है। पूना एक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, तो ये गलत हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहले दोस्तों तीसरा भी कथन सही है, तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। दूसरा है, भारतीय नौसेना के विद्रोह वर्ष 1910 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडिया नेवी के भारतीय सैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है, आपको इसकी पहचान करनी है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, बाकी भारतीय नौसेना का विद्रोह वर्ष 1910 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, तो ये दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो जो बी विकल्प में दे रहा है आपका, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ आंदोलन है और आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, चंपारण राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद बिल श्रमिक मोरारजी देसाई, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। तो चंपारण की बात करें दोस्तों, तो चंपारण राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद में श्रमिक मोरारजी देसाई से संबंधित है, तो ये गलत है। खेड़ा वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, सही है। पहला और तीसरा सही है, जो कि सी विकल्प में दे रहा है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने में पहले गांधी जी ने, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों से अपना पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्ता स्वीकार करने को कहा। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है प्यारे दोस्तों वो क्या है, तो देखिए सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, तो ये गलत है। सैनिकों से अपना पद छोड़ने को कहा था, तो ये भी गलत है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्ता स्वीकार करने को कहा था, ये बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट, ए ह्यूम, माइकल, मधुसूदन दत्त और आर पाम दत्त। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो थे एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी दोस्तों। कौन थी, एनी बेसेंट। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1920 में
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूहों के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? विकल्प है HK सरकार, PC जोशी, MC छागला, MN राय। तो दोस्तों अक्टूबर 1920 की बात है जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई ताशकंद में। तो जब भारतीय एकत्र हुए तो उन जो समूह बना था उन समूहों के जो मुखिया थे वो कौन थे? तो वो थे MN राय। कौन थे दोस्तों? MN राय थे। तो यानी आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो सही है। तो दूसरा तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों? तो दूसरा तीसरा दे रहा है बी विकल्प में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश, यंडाबू असम, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बना था। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें, ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, यंडाबू असम बिल्कुल सही है, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, पर वर्ष 1966 में गुजरात राज्य बना था ये गलत है दोस्तों। डी विकल्प गलत हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यार दोस्तों आपको क्लियर करता चलूँ कि जो गुजरात राज्य है ये कब बना था? तो ये 1 मई 1960 को बना था। याद रखिएगा, ये बना था 1 मई 1960 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार था उत्साहित कर दिया गया। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सही है। तो केवल दूसरा तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है जो कि डी विकल्प में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं दोस्तों। अगर किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।